दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार। कैसी है मेरी पीयूआर एक्वा फैमिली? बहुत अच्छी होगी मेरी पीयूआर एक्वा फैमिली। दोस्तों हमारा जो मसूरी का प्रोजेक्ट है 50 एकड़ वाला, वहाँ पे हमने जो एक्वा टूरिज्म का प्रोजेक्ट चलाए रखा है। हमारा टारगेट है विद इन 1 मंथ हम उसको ऑपरेशनल कर दें। हमारी बोट आ चुकी हैं। हमारा जो एक आइलैंड रेस्टोरेंट था ऑलमोस्ट रेडी है। किड जोन हमारा रेडी हो रहा है और फ्लोटिंग रेस्टोरेंट हम स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं या जो भी कोई मेरा फार्मर यहाँ विज़िट करना चाहता है, मोस्ट वेलकम है। आप इस प्रोजेक्ट को आप देखिए, समझिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, सब अपने अपने जोन में एक एक्वा टूरिज्म का पार्क बनाइए, जिससे कि आपका प्रोजेक्ट सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएगा। जो आप वहाँ मंथली एक्सपेंस कर रहे हैं वो आप वहीं से रेवेन्यू जनरेट कीजिए। आप अपनी कॉस्टिंग मछली से निकालिए और जो फार्म की रनिंग कैपिटल है वो वहाँ पे आप एक्वा टूरिज्म बनाइए। जिससे क्या होगा, लोग बाग आएंगे वहाँ पे, वो मछली के बारे में जानेंगे, वो वाटर रिचार्ज के बारे में जानेंगे, इकोसिस्टम के बारे में जानेंगे। उन्हें इम्पोर्टेंस पता चलेगी कि एक्वा कल्चर कितना वाइड चैप्टर है। एक्वा कल्चर से आप मेनली 2 पूरे समाज के बहुत बड़ा कल्याण कर रहे हैं। आप प्रोडक्शन कर रहे हैं जिससे प्रोटीन दे रहे हैं, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं जिससे रोजगार दे रहे हैं, जो कि आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बेसिक स्टेप है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ डिजीज़ की। नॉर्मली डिजीज़ आपकी वायरल, फंगल, बैक्टीरियल, पैरासाइट, ये मेन 4 या एनवायरमेंटल, ये 5 तरीके की मेन डिजीज़ बेसिक लेवल पे हमारी डिफ्रेंशिएट की गई हैं। हमने एक वीडियो में लास्ट में एक वीडियो में बात की थी कि हम जो डिजीज़ हो जाती है उनका आइडेंटिफिकेशन कैसे करें। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंगल इन्फेक्शन को लेके। जनरली जो ज़्यादातर 2 बीमारियां मेनली पाई जाती हैं इस कैटेगरी के अंदर। एक तो कॉटन वूल, जैसे कि आप देखते होंगे मछलियों पे फफूंदी टाइप लग गई है, जैसे हमारे अचार के पिकल पे लग जाती है, उस टाइप से वो आपकी फफूंदी उस पर लग गई है। वो आपकी कार्प्स हो या कैटफिश हो, या हम कहेंगे इसे मट्टी से चिपक गई है, आप उसे पकड़ेंगे, उसे हटाएंगे, बड़ी इजीली रिमूव हो जाएगी वो। या दूसरी EUS, एपिज़ोटिक अल्सरेटिव सिंड्रोम, तो EUS बोलते हैं, पॉपुलर नेम है उसका। उसमें क्या होता है, रेड स्पॉट्स क्रिएट हो जाते हैं, घाव क्रिएट हो जाते हैं, और उनका ट्रीटमेंट ना करा जाए तो वो पूरी बॉडी पे फैलते चले जाते हैं। ये आपकी कैटफिश में, मल्लेट में, मरल में, पर्ल स्पॉट में, इन सब मछलियों में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर आपकी जब भी ये कुछ कॉटन वूल की बीमारी आई तो आप ये हमेशा ध्यान में रखो, मौसम तो चेंज नहीं हुआ है आपका, कोई भी मौसम चेंज हो, पैरेलली आपने अपनी वाटर बॉडी में कोई पोल्यूटेड वाटर तो नहीं डाल दिया। बहुत बार क्या करते हैं कि हम अब किसी कैनल का पानी ले लेते हैं। ये हमेशा नहीं सोचना चाहिए कि कैनल में पानी हमेशा अच्छा आ रहा है। मैंने एक फार्म ऐसा विजिट किया कि वहाँ पे उन्होंने पूरा नया बोरवेल कराया, और बोरवेल कराने से पहले वाटर टेस्ट कराया, एवरीथिंग इज परफेक्ट, लेकिन उन्होंने पूरा अपना पोखर भर दिया पानी से, और उसका अमोनिया 4 ppm, ना मछलियाँ उसमें स्टॉक है, वाटर भी 180 फीट पे है। तो उसे डायग्नोस करने में 15 दिन लग गए। जब हम पाइप डालते हैं बोरवेल के लिए, बीच में से कोई पाइप जब हम डालते हैं उसमें हमारे होल्स होते हैं, तो किसी लेयर में पानी आ रहा था, और बराबर कुछ 20-25 किलोमीटर दूर कोई इंडस्ट्री थी। तो फिर हमें वो दूसरा बोरवेल कराना पड़ा। अगर पोल्यूटेड वाटर हुआ और या आपका मौसम चेंज हुआ तो एकदम आपने नोता दे दिया है कॉटन वूल को। तो कॉटन वूल में हमारा सिंपल, हम उसे आइवरमेक्टिन सॉल्ट हम उसे दें। पानी को अगर ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो सैनिटाइज करने पे फोकस रखें हम। जैसे अगर हम कैटफिश का, फंगास का नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा चलन है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा, आप पर मंथ 1 एकड़ में 1 लीटर BKC ऐड कर दो। आप जब फिंगरलिंग स्टॉक करते हैं तो 6 मंथ्स में आप अपना कल्चर निकाल लेते हैं, तो हार्डली आपका 6 लीटर BKC यूज़ होगा एक 200 लीटर के ड्रम में। हर महीने एक एवरेज अपना वीक फिक्स कर लें, डेट फिक्स कर लें, आप उसका छिड़काव अपनी वाटर बॉडी में कर दें, तो आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है किसी भी फार्म की, वो आप एडॉप्ट करें। आप सारे एक्सपेरिमेंट अपने ऊपर ना करें, क्योंकि जो कोई अगर किसी ने बेस्ट प्रैक्टिसेस करके उसे ईजाद करा है तो उसके पीछे उसकी कुछ ना कुछ लर्निंग है। तो आप, अब लोग बाग सोचते हैं जो मेडिसिन कॉस्ट है तो वो की ओवरहेड कॉस्ट है, लेकिन वो ओवरहेड कॉस्ट हमें तब रियलाइज होती है जब हमारी मास मोर्टिलिटी हो जाती है। जो EUS है ये हमेशा मास मोर्टिलिटी को न्योता देती है। आपने अगर इसमें सीरियसनेस नहीं ली
तो ये पहले तो 4-5 मछलियाँ आपको 1-2 दिन बताएंगे कि हम कुछ प्रॉब्लमेटिक है, फिर सडन आपको पता चलेगा कि 1000 मछलियाँ गई हैं आपकी। अगर ये प्रॉब्लम हो रही है आपकी, तो आपको हमेशा अच्छी मेडिसिन्स अपने फार्म पे हमेशा ये रखनी चाहिए और आप इनको रेगुलर यूज़ करें। और पीरियोडिकली एक ये भी आप वो बना लीजिए अपने फार्म का कि 2 ppm KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट या सीफेक्स एक एडवांस वर्जन है आपका, तो आप रेगुलर अपने फार्म पे यूज़ करें। दोस्तों ये जो फंगल के बारे में मैंने बताया, तो आपके फार्म पे हमेशा कोई भी दवाई जिसमें आइवरमेक्टिन सॉल्ट हो या आपका सैनिटाइज़र पोटेशियम परमैंगनेट, ये हमेशा आपके फार्म पे रहना चाहिए। दूसरा मैं भी बताना चाहूँगा कि जितने फार्मर्स मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं वो कोशिश ये करें कि वो फ्लोटिंग फीड में यूज़ करें। मैंने कई फार्म्स में रिसेंटली देखा कि उनकी मछलियों में कुछ प्रॉब्लम थी, उनके पास फीड ही नहीं है, वो रो फीड खिला रहे हैं। जब रो फीड में हम कोई मेडिसिन मिलाते हैं तो मेडिसिन कॉस्टली होती है। सेकेंडली सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या होता है, जब भी वो पानी में डालते हैं, पानी में वाटर यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो आधी मेडिसिन तो पानी में घुल जाती है, मछलियों के स्टोमक तक जाती ही नहीं है। तो जो हमारा फ्लोटिंग दाना रहता है वो मेडिसिन को सोक कर लेता है, उसकी कैपेबिलिटी रहती है, और जब पानी में डालते हैं तो इंस्टेंट लीक नहीं करता है वो। तो वो जो भी मेडिसिन जाती है वो 100% आपकी फिश कंज्यूम करती है, तो आपका फास्ट रेस्पॉन्स आता है। बने रहे अपने PVR एक्वा यूट्यूब चैनल पर। आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पैरासाइट इन्फेक्शन के बारे में। धन्यवाद।